हेलो विद्यार्थियों, हम लोग पिछले क्लास में शुरू किए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फैराडेज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा, उसको समझा है। और आपको ये बात भी अच्छा से क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली में ये चैप्टर का पढ़ने का जो हमारा उद्देश्य होता है वो उद्देश्य क्या है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि पिछले क्लास में हम लोगों ने फैराडेज का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, तो उसमें देखा गया था कि जब मैग्नेट मूव कर रहा है यानी रिलेटिव मोशन हो रहा है, मैग्नेट कॉइल के बीच में जब जब अपेक्षिक गति होता है तो कॉइल के अंदर में इंड्यूस हो जाता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब उसमें ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस हुआ, तभी तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी आया। तो प्रश्न अब उठेगा कि कितना इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर आएगा, कितना ईएमएफ उसमें डेवलप होगा। तो इसका ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट के माध्यम से माइकल फैराडे ने किया, और यही हमारे लिए यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो है फैराडेज लॉ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो दो नियम इन्होंने दिया है, ये दो नियम बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन वगैरह भी करने वाले हैं, है ना, या इसके अंदर में और भी जो भी चीज़ें हैं वो सारी बातें हम लोग सामने रखेंगे, और इन तमाम चीज़ों को एक एक करके हम लोगों को सीखना है। देखिए, पहला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे साहब ने जो पहला नियम बोला, वो पहला नियम ये था, और बड़ा सिंपल, हालांकि दोनों नियम में जो है सो थोड़ा सा सिर्फ डिफरेंस है। एक डेफिनेशन दे रहा है और एक जो है मैग्नीट्यूड दे रहा है, और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। आप देख लो, लिखा भी है यहाँ पर। फर्स्ट लॉ बोलता है, whenever there is a change in the magnetic flux linked with a circuit, an EMF and hence a current is induced in the circuit। जब कभी किसी परिपथ से जुड़ा हुआ चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है, जब कभी किसी परिपथ जैसे कि कॉइल था उससे जुड़ा हुआ चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, तो उस परिपथ में यानी कि कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से उसमें करंट का चलना शुरू हो जाएगा। तभी तो उसका जो गैल्वेनोमीटर का नीडल था वो क्या हो रहा था, डिफ्लेक्ट हो रहा था, याद होगा सबको, ये कहना था उनका। लेकिन इसमें इन्होंने एक लाइन और जोड़ा पहला नियम में कि हाउएवर इट लास्ट्स ओनली सो लॉन्ग एज द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजिंग। ये तब तक चलेगा जब तक कि यह प्रक्रिया जो है, यानी कि जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलाव का जो प्रक्रिया है चलता रहेगा, तब तक उसके अंदर में ईएमएफ जो है इंड्यूस रहेगा, यानी करंट भी उसके अंदर में चलता रहेगा। ये पहला नियम कहता है माइकल फैराडे का। आपसे ये नियम पूछता भी है कि बताइए माइकल फैराडे का दोनों नियम बताइए। 2 नंबर में पूछ दिया तो दोनों नियम लिखना है। एक नियम ये, हिंदी इंग्लिश जो में भी लिखना चाहो आप लिख लो, है ना। दूसरा नियम कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। आप समझ रहे होंगे कि ये जो है एक्चुअली में मैग्नीट्यूड बता रहा है। ये इसका कहना ये है कि जो डेवलप हुआ ना ईएमएफ का यही सिंबल है ना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कहना था माइकल फैराडे का दूसरे नियम में। माइकल फैराडे ने वही बात बताया। इनका तो पहला जो है वो तो कह ही रहा है कि जब किसी परिपथ से जुड़ा हुआ चुंबकीय फ्लक्स आप बदल रहे हो, चुंबकीय फ्लक्स जब उसका बदलेगा तो उस परिपथ के अंदर में एक धारा प्रोड्यूस हो जाएगा, एक ईएमएफ आ जाएगा, जिसको हम लोग सीधा तौर पे बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा नियम उसी चीज़ का मैग्नीट्यूड निकाल करके बता देता है कि भाई कितना उसमें जाएगा। तो उनका कहना था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसका जो परिमाण है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डिफरेंशियल टर्म में हम लोग लिखते हैं, लेकिन इसके आगे एक काम कीजिए कि माइनस लगा लीजिए। माइनस क्यों लगाए? आप जब एक्सपेरिमेंट में देख रहे थे पहले, तो उस एक्सपेरिमेंट में ही हम बता रहे थे कि जब जब ये नज़दीक जाता था तो उसका जो ईएमएफ जो इंड्यूस होता था वो हमेशा इसका विरोध करता था, यानी कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता था। तो ये बात भी सही है। हालांकि ये जो है इसकी जानकारी जो है सबसे पहले लेंज साहब ने स्पष्ट तौर पे बताया, इसका पूरा खाका जो है तैयार किया और बताया कि ऐसा क्यों होता है, उसका जानकारी उन्होंने दिया।
और वो लेंज का नियम कहलाया। हम उस पर इसके बाद उसी पर आने वाले, लेकिन आप याद रखिएगा इसके आगे हम लोग माइनस लगा देते हैं। और मैग्नीट्यूड जब बोल दिए हैं तो मॉड लगा देना, है ना, मॉड लगा देना। अभी हम पूरा का पूरा जो चल रहा है उसको डायरेक्शन के साथ हम लेते चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे मॉड लगा लेंगे। मॉड लगा देंगे मतलब समझ जाएंगे कि इसमें माइनस नहीं लेना है मैग्नीट्यूड की जब बात होगी तो, है ना। लेकिन ये एक्चुअली में निगेटिव साइन रहना चाहिए। निगेटिव साइन क्या दिखाता है, निगेटिव साइन ये दिखाता है कि ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है ना वो चेंज इन फ्लक्स के विपरीत दिशा में हुआ है ना। तो ये माइकल फैराडे साहब का दो नियम है, और यही दो नियम जो होता है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का रीढ़ का हड्डी है। अगर आप ये दो नियम अच्छा से जानते हो, समझते हो, समझ चुके हो, तो समझिए कि हमारा ये जो चैप्टर है ये चैप्टर बड़ा इजी हो जाएगा, आसानी से हम इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। तो चलिए इसको आप पहले अपने नोट्स में शामिल कीजिए। हम इसमें और भी जो फार्मूला है इसकी फार्मूला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। फैराडे नियम को अगर लेंज के नियम पर आधारित हम करें तो फैराडे नियम का क्या कहना था, जब कुंडली और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन हो तो इस कुंडली में ईएमएफ जनरेट होगा, जिसकी वजह से इसमें करंट जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो अब प्रश्न ये है कि हमारा यहाँ पर जो है एक्चुअली में जो एक्सपेरिमेंट में देखा गया वो उसमें क्या हो रहा था कि ये जो चल रहा है उसका ये विरोध कर रहा होता है, और ऐसा परिस्थिति होना चाहिए, नहीं तो ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है उसका वायलेशन हो जाएगा। कैसे होगा, तो आप जरा सोच कर देख लीजिए, बिना किसी काम का अगर इसमें मान लीजिए ऊर्जा आ रहा है तो एनर्जी आया कहाँ से, एनर्जी तो जनरेट होता नहीं है ना। एनर्जी जो है जनरेट हुआ है तो वो जो है बैलेंस होना चाहिए, बैलेंसिंग में होना चाहिए। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए ही इसका डायरेक्शन अपोजिट रखा जाता है, ताकि हमें स्पष्ट पता चले कि इस पर किया गया मैकेनिकल वर्क जो है इसके अंदर में इलेक्ट्रिकल वर्क डेवलप करवाया जो इसके विपरीत दिशा में था। तभी तो एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल ओवरऑल बात करोगे तो क्या होगा, जीरो होगा। माने एनर्जी प्रोड्यूस कितना हुआ ओवरऑल, तो ओवरऑल अगर बात करोगे तो क्या होगा, जीरो। नेट जो आएगा, नेट चेंज जो आएगा, नेट चेंज इन एनर्जी जो आएगा वो जीरो हो जाएगा। तो और नेट अगर एनर्जी की बात करें तो वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि जो एनर्जी इधर इधर दोनों को जोड़ दो तो वो बराबर रहेगा, पहले जैसा ही रहेगा। मतलब कहने का सीधा अर्थ है कि एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल यहाँ पर लागू होना चाहिए, वायलेट नहीं होना चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उसके लिए लेंज साहब ने एक नियम दिया। इनका कहना है कि पोलैरिटी ऑफ द, ये एनसीईआरटी का पार्ट है, देख ले रहे हैं आप लोग, पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट it tends to produce a current which opposes the change in the magnetic flux that produces it. इस नियम के अनुसार प्रेरित ईएमएफ का जो ध्रुवता है वो इस प्रकार होता है कि वह उस दिशा में धारा प्रवाह प्रवृत्त करे जो उसे उत्पन्न करने वाले कारक का ही विरोध करे। माने कि जिसने इसको डेवलप किया है वो उसी को विरोध करे। तो नॉर्थ पोल की वजह से ये डेवलप हुआ है, तो इधर वाला जो होगा अगर आप ऐसे घुमाओ, यूं अगर घुमाओ, ऐसे घुमाओगे तो ये क्या होगा, इधर वाला नॉर्थ पोल का काम करेगा, इधर वाला साउथ पोल। यही अगर रिवर्स में करोगे तो ये करंट जो है उल्टा हो जाएगा, साउथ पोल इधर आएगा, नॉर्थ पोल। तो दोनों स्थिति में क्या हो रहा है, एक्चुअली में विरोध हो रहा है। इसका चर्चा हम कर चुके हैं। हम ये बात आपको फिर से दोबारा चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लेंज का नियम आपसे पूछता है कि बताइए लेंज का नियम क्या है, और लेंज के नियम में क्या हो रहा है, तो ऊर्जा संरक्षण हो रहा है, यानी एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है। अब हम लोग इसी लेंज के नियम को लगा करके जो फैराडेज लॉ था उस फैराडेज लॉ को हम आगे बढ़ा सकते हैं। फ्रॉम फैराडेज सेकेंड लॉ, फैराडे का जो दूसरा नियम है वो क्या बोला था, दूसरा नियम का कहना था कि फ्लक्स इंड्यूस जो ईएमएफ होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, d∅b/dt। लेकिन इसके आगे माइनस लग जाएगा, क्यों, क्योंकि ये विरोध कर रहा है, विरोध की वजह से उसके आगे माइनस हम लोगों को लगाना पड़ेगा, ये हमारा मजबूरी है। अब रहा बात कि हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो कोई यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो कांस्टेंट हम लगा दिए, और चूंकि जब हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट की तो इसका वैल्यू जो होता है वो 1 के बराबर लिया जाता है वायु माध्यम के लिए। तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, d∅b/dt माइनस में, माइनस क्यों है समझ में आ रहा। अगर हम यहाँ पर बात करें 4n टर्न्स, अगर
ये जो हम लिखे हैं ये हमारा जो फॉर्मूला आया है, अगर हम इसमें टर्नों की संख्या अगर n कर दे तो हमारा यही EMF जो होगा ये हो जाएगा -N/d∅b/dt। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्या चीज़ है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ, और विद्युत वाहक बल अगर पता है आपको तो फिर करंट भी हम लोग निकाल ही सकते हैं। करंट निकालने में ज़्यादा झंझट नहीं है। खैर पहले तो हम लोग को विद्युत वाहक बल जो है इसका जो जानकारी है ये हमको जानकारी में रहना चाहिए, है ना। लेकिन अगर करंट की बात किया जाएगा, जब करंट की बात होगा, फोर करंट, तो रजिस्टेंस जो है हमको दिया रहेगा। ठीक है, इसमें जोड़ करके कहीं पर आपको रजिस्टेंस देगा। मान लेते हैं कि रजिस्टेंस R है तो V बराबर क्या होता है? IR। तो यहाँ पर क्या IR हम लिख सकते हैं I × R बराबर -d∅b/dt लिख सकते हैं ना। R को उधर फेंको तो करंट कितना आएगा? -N/R। R क्या चीज़ है? रजिस्टेंस है। ∅b क्या है? फ्लक्स है। ∅b का डिफरेंशियल टर्म t के रिस्पेक्ट में होता है चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। R का मतलब हो गया रजिस्टेंस। इसी तरह से हम लोग क्या चार्ज भी निकाल सकते हैं? अगर चार्ज पूछ दिया तो नहीं निकाल सकते हैं। तो यह फॉर्मूला बड़ा महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो लेंज के नियम जो है उसके आधार पर हम लोग जो निकाले, फैराडेज का जो सेकेंड लॉ जो दिया गया है उस लॉ का जो एक फार्मूला है करंट के लिए ये है, EMF के लिए ये है। n का वैल्यू 1 होगा तो यहाँ भी अपना 1 कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर इसको सिर्फ चेंज इन फ्लक्स में लिखना हो तो डेल्टा, और ये भी डेल्टा के फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि ∅2 - ∅1 और ये हो जाएगा T2 - T1। ऐसे करके हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं, ये हमारा लिखने का तरीका। लेकिन चूंकि हम लोग डिफरेंशियल टर्म में यानी एलिमेंट्री टर्म की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग डिफरेंशियल टर्म में ही फार्मूला लिखेंगे। परीक्षा में भी ऐसा ही लिखेंगे, वहाँ भी है जो है दूसरा तरीका अप्लाई हम लोग नहीं करेंगे। ये बात का विशेष ख्याल रखना है हम लोगों को। ठीक है, तो ये लेंज लॉ का कहानी है और फैराडे साहब का जो दिया गया नियम है उसका कहानी है। NCERT में एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कहा यह गया है कि फॉर्मूला यही लगाइए, लेकिन एक जो है आयताकार टाइप का एक कॉइल है, इस कॉइल को अगर हम दौड़ा रहे हैं, अगर इस कॉइल को एक धारावाही चालक तार है उसके नज़दीक से अगर हम दौड़ा रहे हैं, v वेलोसिटी से अगर भगा रहे हैं, तो उसमें कितना EMF इंड्यूस होगा ये हमसे पूछ रहा है। वेलोसिटी वगैरह अगर मान लो दे रखा है और हमसे पूछ दिया कि बताइए कितना इसमें EMF इंड्यूस होगा, तो वो EMF हम लोगों को निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, धारावाही चालक तार है, उसके बगल में एक आयताकार कॉइल को दौड़ा रही है। NCERT में भी क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा अपना पलट करके। ठीक है, तो हम पहले एक वो क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद आगे थ्योरेटिकल पार्ट पर हम लोग बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन जो दिया है, हम एक क्वेश्चन आपको पहले करवा दें। इसमें बोला है कि एक इनफाइनाइट वायर है ऐसा, इसमें से I करंट जो है चल रहा है। एक आयताकार टाइप का एक सिंगल कॉइल है, यानी कि इसमें n का जो वैल्यू होगा वो 1 है। मान लेते हैं कि इसका चौड़ाई b है और लंबाई जो है वो a है, और यहाँ से लेकर के ये जो है x दूरी पर स्थित है, हमसे बोल रखा है। तो हमको सीधा बोला है अगर ये जो है आगे की ओर भाग रहा है v स्पीड से, इसका जो है चाल जो है वो कितना है, या वेग बोल दीजिए, वेलोसिटी बोल दो, एक ही बात है। डायरेक्शन फिक्स हो तब एक ही बात है ना। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द EMF इंड्यूस्ड, या इंड्यूस्ड EMF बोल दीजिए, इंड्यूस्ड EMF। जो EMF इसमें इंड्यूस होगा उस EMF का वैल्यू हमको बताइए। तो फैराडेज का जो सेकंड लॉ है उसके हिसाब से तो हम जानते हैं कि चूंकि हमारा ये जो फॉर्मूला होता है उसके लिए तो इसके अलावा कोई फार्मूला हम लोगों ने अभी तक पढ़ा ही नहीं है। इंड्यूस जो EMF होता है उसी के लिए तो ये फार्मूला है। अगर आप चाहो तो इसके आगे IND लगा सकते हो, इसका मतलब ये होता है कि इंड्यूस हुआ है, यही जानते हैं, इसके अलावा हम लोग और कुछ नहीं जानते हैं। फार्मूला तो हम लोग यही पढ़े अभी देखें जस्ट,
लेकिन जब हम n का वैल्यू वेयर n का वैल्यू जो है वो 1 लेना है, क्योंकि हमको बोला सिंगल कॉइल है, ये भाग रहा है इधर। तो एक काम करते, एट ए इंस्टेंट और टाइम, किसी टाइम में यानी कि x दूरी पर जब हमसे बोला है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर x दूरी पर ही इसको थोड़ा देर के लिए हम मानते हैं कि ये रुका हुआ है। उस समय यहाँ से लेते हैं r डिस्टेंस, और r डिस्टेंस पर एक dr मोटाई का एक एलिमेंट काट लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं। अब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ जो इसमें डेवलप होगा ना, उसी को क्या करेंगे हम लोग बाद में टोटल जो होगा उसी के हिसाब से हम इसको कवर कर लेंगे। क्योंकि हमको पूरा का फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स अगर पूरा मिल गया यहाँ पे बैठा कर रख देंगे तो हमारा ईएमएफ मिल गया। तो हम पहले क्या करते हैं, छोटा सा एलिमेंट काट करके पूरा का फ्लक्स निकाल लेते हैं। फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, ध्यान से देखना इस चीज़ को, चुंबकीय फ्लक्स निकालना है। और फ्लक्स निकालने का भी हमारे पास एक ही फार्मूला है, dA cos थीटा होता तो यहाँ पर तो cos 0 हो जाएगा, समझ लेना, है ना। हम लोग इससे पहले भी एक क्वेश्चन हल किए हैं। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या रखें, याद कीजिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम लोगों ने ये रखा था 2πr, और एरिया के लिए अगर लिखोगे तो b × dr हमको लिखना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको हम यहाँ पर साइड में लिख दे रहे हैं, चूँकि इनफाइनाइट वायर के लिए, इनफाइनाइट जो वायर होता है उसके लिए इसका जो फॉर्मूला था 2πr, और एरिया अगर लिखोगे छोटा सा एरिया इस एलिमेंट का, तो लंबाई हो गया है b और चौड़ाई हो गया है dr, हो जाएगा। यही वैल्यू तो उठा के हम यहाँ पर रखें, वही वैल्यू रखे है ना। अब यहाँ से हमको करना है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है उसको हम क्या करते हैं बाहर, I करंट भी बाहर हो जाएगा, B बाहर हो जाएगा, 2π बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/r × dr इसके अंदर बच जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, याद कीजिए हमने एक बार और इसको सॉल्व किया है, x से लेकर के x + a तक। a क्यों लिए, क्योंकि इसका लंबाई जो है वो a है, इस छोर से इस छोर तक करना है, तो यहाँ से यहाँ तक तो x, और फिर यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो x + क्या होगा, a हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ से हमारा जो φb का जो वैल्यू आएगा μ0IB/2π, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा अपना ln मॉडुलस ऑफ r इंटीग्रेशन x से लेकर के x + a तक। हम लोगों का जो लिखने का जो तरीका होता है वो क्या है, μ0IB/2π, और इसको अगर सॉल्व करो तो एक बार हम इसका वैल्यू रखते हैं, एक बार इसका रखते हैं। एक बार ये जब आएगा तो मॉडुलस ऑफ x + a प्लस, फिर हम लोग इसका लिखेंगे तो ln मॉडुलस ऑफ x, है ना। मॉडुलस इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा वैल्यू जो है वो निगेटिव ना हो, क्योंकि निगेटिव वैल्यू जो होता है वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं वहाँ पे। तो ये हमारा जो है, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस लगेगा ना, माइनस लगाते हैं हम लोग, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। और भी इसको चाहो तो आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन आगे हम ना बढ़ावे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना, ताकि हमको जो है ये फार्मूला जो है ये फार्मूला पर रखने में आसान हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन सॉल्व करने में सुविधा होगा, इसीलिए हम इसको आगे तोड़ नहीं रहे हैं, इसको शॉर्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से इक्वेशन 1 में जो इंड्यूस ईएमएफ होगा ये निकालना है, n का वैल्यू 1 ले लो, और यहाँ से आप समझ लीजिए हमारा जो फाई का जो वैल्यू है φb, उसका वैल्यू उठा के रख दीजिए μ0IB/2π, है ना, ln मॉडुलस ऑफ x + a माइनस ln मॉडुलस ऑफ x, और इसका डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें हम, अगर आप लोग कर पाओ तो रोक करके अपना कर लेना, हम इसको जो है सो कंटिन्यू रखते हैं, है ना। लेकिन चाहते हैं कि आपको ये डिफरेंशिएशन जो है ये आपको आना चाहिए, डेफिनेटली ये वाला चीज़ें जो है आपको सीखना चाहिए। चलिए हम इसको मिटाते हैं, आप अपना रोक करके अपना जो है इसको नोट कर लेना, अगर नोट करना चाहो तो। आपका NCERT में ये क्वेश्चन है, देख लेना, उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन है उसमें, और इवेंट डेट की बाद में डाटा उटा दे करके भी बोला है सॉल्व करने के लिए।
तो एक बार हम बता दे रहे हैं, बाकी जो है आप लोग हल करके देखना अपना। चलिए हम इसको हल कर रहे हैं। तो ईएमएफ बराबर जब इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले तो जो कांस्टेंट है वो बाहर, म्यू जीरो आई बी है ना, माइनस म्यू जीरो आई बी बट्टा 2 पाई बाहर हो जाएगा। और अब डिफ्रेंसिएशन किया जाए तो एक बार ln मॉडुलस ऑफ x प्लस ए बट्टा डी टी माइनस ln मॉडुलस ऑफ x बट्टा डी टी। खैर इसको तो हल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को हम ऐसा करें कि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो हो जाएगा बट्टा 2 पाई। पहले तो हम ये तमाम चीज़ों को पहले हम मिटा दें ताकि हमको जो है काफ़ी स्पेस मिल जाए ताकि उसमें हम डिफ्रेंशिएट कर दें, है ना। तो देखो ऐसे अगर डिफ्रेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में संभव है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है वो x के रूप में दे रखा है ना। और हमको जो स्पीड जो मिलेगा वो स्पीड भी तो x के रूप में मिलेगा ना, क्योंकि x डिस्टेंस ही ट्रैवलिंग तो हो रहा है, तो फंक्शन जो चेंज होगा वो x के रूप में चेंज होगा। तो हमको यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने का तरीका आपको मालूम है, ln मॉडुलस ऑफ x प्लस ए ओवर x इंटू डी एक्स ओवर डी टी। यही ना होता है तरीका डिफ्रेंशिएट करने का, आपको याद रहना चाहिए ये चीज़ें। फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ ln मॉडुलस ऑफ x ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी टी, है ना। डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऐसा ही होता है। ये में बराबर अगर अब लिखोगे तो म्यू जीरो आई बी बट्टा 2 पाई, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो 1 बट्टा एक्स प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। और ये dx बट्टा डी टी कॉमन हो जाएगा, माइनस फिर इसका जो होगा 1 बट्टा एक्स हो जाएगा और dx बट्टा डी टी कॉमन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू आएगा म्यू जीरो आई बी डिवाइड बाई 2 पाई, इसको सॉल्व करो तो यहाँ से x इंटू एक्स प्लस ए एलसीएम बनेगा, ये x हो जाएगा माइनस एक्स माइनस ए और ये हो जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो dx बट्टा dt जो होता है वो वेलोसिटी के बराबर होता है। ये x और ये x तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो बराबर म्यू जीरो आई बी और ये a भी ले लो, ए बी ए इंटू बी, और इसको बाद में अपना एरिया कर लेना 2 पाई एक्स इंटू एक्स प्लस ए और साथ में वेलोसिटी यानी स्पीड, ठीक है। ये हम लोग लिख लें। या इसी चीज़ को अगर कोई बोले तो ईएमएफ बराबर म्यू जीरो आई बी और इसको एरिया बोल देते हैं, ठीक है, वेलोसिटी और बट्टा 2 पाई इंटू एक्स प्लस ए, ऐसा टाइप का जो है हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। वेयर अगर आपको नहीं ध्यान में रहे तो ए मतलब हो गया एरिया यानी ए इंटू बी, ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ऐसा प्रश्न जो है वो एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाएगा। आप लोग 1-2 बार जो है उसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा तो आपको जो है इसका कहानी पूरा जो है और अच्छा से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन उसमें है पूरा, तो 2 बार 3 बार इसको अगर प्रैक्टिस कर लो तो ये दिमाग में उतर जाएगा। चलिए इसको भी अगर चाहो तो अपने नोट में शामिल करो। हम अब थ्योरेटिकल पोर्शन के अगले पार्ट पर हम आ रहे हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी मोशनल ईएमएफ, गतिक विद्युत वाहक बल। ये हमारा अभी का जो है ये टॉपिक है। आपको समझा दे पहले कि एक्चुअली ये होता क्या है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी चुंबकीय क्षेत्र में ना एक कंडक्टर चालक पदार्थ और उसको लेकर के दौड़ो तो उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, अपने आप उसमें करंट आ जाएगा। कैसे आएगा उसी का पूरा कहानी आपको हम समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी प्रेरित होता है धारा, है ना। धारा कैसे प्रेरित होता है ये हम लोगों को सीखना है। ये है अपना एक मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस का मतलब अंदर की ओर आपको समझ में आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है।
इसके अंदर में एक रड लिए, इस तरह से लोहा का रड या कुछ का भी रड जो कंडक्टर होना चाहिए लिए, और इस रड को v वेलोसिटी से इधर भगा रहे हैं। मान लेते हैं कि रड का जो लंबाई है वो लंबाई l है, लेट अस सपोज। तो आपको पता है कि जितने भी कंडक्टर होते हैं, उन सारे कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से तो ये बना ही होता है। तो यहाँ पर जो अंदर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो फोर्स कैसे निकालते हैं हम लोग? फोर्स निकालने का जो हमारा जो तरीका था वो लेफ्ट हैंड जो लेफ्ट हैंड जो ये वाला रूल लगाते, ये रूल के हिसाब से अगर हमारा स्पीड जो है वो इधर है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की ओर। तो पॉजिटिव चार्ज की हम बात करें तो पॉजिटिव चार्ज पर ऊपर फोर्स लगेगा, तो नेगेटिव चार्ज पर किधर लगेगा? नीचे की ओर। तो जितना पॉजिटिव चार्ज इसमें होगा सब, क्योंकि इधर तो तार है नहीं ना, तो यहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा, यहाँ पे जमा हो जाएगा, और जितना भी नेगेटिव चार्ज है सब का सब जो होगा इस कॉर्नर पे आके जमा हो जाएगा। तो आप गौर से देखिए तो एक्चुअली में मैग्नेटिक फोर्स जो है वो तो लगा ऊपर के डायरेक्शन में, नेट रियल जो मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा किधर? नीचे के डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा जो फील्ड का डायरेक्शन होता है वो इधर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, सॉरी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका डायरेक्शन जो होगा वो नीचे की ओर होगा। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, क्योंकि हम लोग बात जब भी करते हैं तो पॉजिटिव से करते हैं, तो हमारा जो रियल में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो तो ऊपर है, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है हमेशा क्या करता है? प्लस से माइनस की तरफ लगाएगा। तो इसका जो होगा यानी उल्टा डायरेक्शन में होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो अब एक चीज आप नोटिस कीजिए कि हमारा ये जो सिस्टम है ना, ये एज ए बैटरी काम करना शुरू कर गया। कैसे? क्योंकि इधर प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया? एक तरह से बैटरी हो गया। अब इसको अगर किसी सर्किट से जोड़ दिया जाए ना, तो यहाँ पर जो है बल्ब जोड़ दोगे तो बल्ब जलना शुरू हो जाएगा, यानी मोशन में जब आएगा तो वो बल्ब जलाना शुरू कर देगा। और इसी सिद्धांत पर तो हमारा डायनमो जो होता है वो काम कर रहा होता है ना, एक्चुअली में उसी को तो मूव करवा रहे होते हैं, रड को मूव करवाते हैं, तो उसी को मूव करवाते हैं तो क्या बनता है? करंट, इलेक्ट्रिसिटी बनता है। फ्लक्स परिवर्तन करवाओ तो उसमें क्या होता है? करंट बन जाता है। तो अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, यानी कि ये माइनस ये प्लस को बराबर रहना है, यानी फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, अगर सिस्टम को समय अवस्था में रहना है तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को आपस में बराबर होना पड़ेगा। और ये बराबर है तो क्यू भी साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा, क्योंकि भी और बी के बीच जो एंगल होगा वो 90 साइन 90 बराबर 1 होता है, और ये तो Q इंटू ई होता है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आ गया वेलोसिटी या स्पीड ऑफ रॉड इंटू मैग्नेटिक फील्ड, यही ना होगा। लेकिन परंपरा के अनुसार एज वी नो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? तो हमारा जो पोटेंशियल जो होता है, यानी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड करके जो हम निकाले थे dV/dx ऐसा करके हम निकाले थे, तो हमारा चूंकि ये लेंथ के आधार पर है तो हम इसके आधार पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई ही मानेंगे, और चूंकि ये कांस्टेंट है तो हम लोग निगेटिव साइन हटा देते हैं, और ये कांस्टेंट जो है वो EMF के टर्म में है, समझ रहे हो ना, विद्युत वाहक बल के टर्म में है, और ये हो जाएगा लेंथ। तो यहाँ से EMF बराबर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग जानते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। समीकरण 1 से अगर याद यहाँ पर रखे तो यही हो जाएगा हमारा क्या चीज़? मोशनल EMF। तो यहाँ से अगर रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? VBL। ये फॉर्मूला हो गया किसका? मोशनल EMF का। यानी कोई रड अगर लेकर के इस तरह से v वेलोसिटी से दौड़ेगा तो उस रड के अंदर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उस विद्युत वाहक बल का ये वैल्यू होगा, ये मैग्नीट्यूड होगा। इतना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, यानी जितना लंबा रड लेके भागो उतना ज़्यादा EMF डेवलप होगा, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा EMF डेवलप होगा, और जितना तेज़ी में जितना स्पीड के साथ लेकर के भागोगे उतना ज़्यादा इसमें EMF जो होगा वो इंड्यूस होगा। बात समझ रहे हैं ना बात को? अगर इसी को बोल दे कि हम जो है, एक तो ऐसा है कि आप इसको अपना नोट कर लेना,
अगर हम यहाँ पर करंट की बात करें, करंट की अगर हम बात करें, मान लेते हैं पूरा सिस्टम यही है, ठीक है। आप अपना इसको थोड़ा बढ़िया से रीअरेंज कर लेना, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। हम इसको क्या किए हैं कि एक रजिस्टर से जोड़ दिए हैं, यानी बल्ब वगैरह जो लगाना लगा दो, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R0 मान लिए, ठीक है। वही क्रॉस 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 ऐसे लगा दिए मैग्नेटिक फील्ड में, और हमसे बोले कि बताइए इसमें करंट कितना होगा। तो फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम के नियम से तो जानते हो V बराबर IR, I हमको चाहिए तो I बराबर यहाँ से हो जाएगा क्या चीज़, EMF बराबर इंड्यूस करंट इनटू रजिस्टेंस। तो रजिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, R0 प्लस R। R0 प्लस R क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो करंट जो होगा इंड्यूस करंट बराबर कितना हो जाएगा, वैल्यू बताइए, EMF का उठा के रख दो, VBL बट्टा R0 प्लस R। R जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, R0 जो होता है इसके अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से हम करंट निकाल सकते हैं। इसी तरीक़ा से और भी चीज़ें जैसे बोल दे तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे इसमें अगर आपसे बोल दे कि बताइए इसका पावर कितना होगा, इसमें जो पावर जनरेट होगा वो पावर कितना जनरेट होगा, ये अगर पूछ दे तो हम लोग वो निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, चूँकि ये तार हो गया तो इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो फोर्स भी निकाला जा सकता है। ऐसे निकाल लीजिएगा, ज़्यादा भारी बात नहीं है। कैसे फोर्स निकालते हैं, कोई भी अगर चालक तार हो उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रहा है, अगर उसमें मान लीजिए इसमें करंट जनरेट हुआ, जो भी जनरेट हुआ होगा, लेट अस सपोज कि एक करंट जनरेट हुआ, ये वाला, ये तो जनरेट हुआ ही, तो फोर्स जो लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स होता है IBL। तो I क्या चीज़, ये वाला करंट रख दो, और BL तो है ही, उसको मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स निकल गया। निकाल के रखना, सब अपना निकाल लेना है इसको। अगर चाहो तो उसका आंसर जो होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसी तरीक़ा से अगर पावर पूछ दे, पावर अगर पूछ दे तो पावर कैसे निकालेंगे, तो पावर निकालने का भी तरीका क्या होता है, पावर बराबर करंट इंटू EMF या वोल्टेज VI, फॉर्मूला पढ़े हो ना VI। तो V क्या है, EMF, यानी वोल्टेज जो होता है वो। तो यहाँ पर EMF हमको जो है वो दे रखा है, किधर गया, ये वाला EMF, और I करंट, तो करंट किधर गया, ये वाला करंट हो गया। तो करंट उठा करके वहाँ पे रख दो, वहाँ से पावर भी निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पावर निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं। ये मोशनल EMF का कहानी है। लेकिन आपको इस EMF में एक और चीज़ बता दें कि इसको अपना नोट कर लेना, रोक करके आप इसको जो है नोट कर लेना, ठीक है। ये फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज़्यादा काम का चीज़ है, ये आपसे पूछेगा। हम मोशनल EMF ही कर लाते हैं, लेकिन अभी क्या है कि अगर मान लो रोटेट कर रहा है, लेट अस सपोज कि हमारा ये जो सिस्टम है ये रोटेट कर रहा है, मतलब घूर्णन कर रहा है, घूर्णन गति करेगा, और उस समय अगर हमसे बोल दे कि बताइए इसका जो EMF है वो EMF कितना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, अगर रड को हम रोटेट करवावे, दौड़ावे नहीं, रोटेट करवावे मतलब घुमावे, तो उस केस में जो EMF निकलेगा ना, वो आपको हम निकाल के बताते हैं कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। EMF इन रोटेटिंग रॉड, घूर्णन कर रहे छड़ में EMF है ना, हमको ये निकालना है। तो लेट अस सपोज कि ये अपना जो है फील्ड है वही जैसा हम लोग चर्चा किए थे, ऐसा मान लेते हैं ये है, और इसमें एक रड लिया गया है, और यहाँ से इसको फिक्स करके इसको रोटेट करवा रहा है ओमेगा एंगुलर स्पीड से। तो हम क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं कि ये जो है टोटल लेंथ जो है वो L है, तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे काटेंगे, और ये x दूरी पर काटेंगे, ये dx मोटाई का होगा। अब एक बात हमको बताइए, चूँकि हम लोग जब बात करेंगे यहाँ से, ये जो वेलोसिटी लेकर के भागेगा, ये जो एक इसको छोटा सा पॉइंट रड मानते हैं, रड पर तो हमारा फार्मूला जो होता है वो लागू होता है ना, EMF बराबर क्या चीज़, EMF बराबर जो होता था वो फार्मूला VBL। तो L के जगह पर छोटा सा जो लंबाई होगा वो लंबाई लो, dx है ना, dx लंबाई, इसको लेकर के हम नचा रहे हैं, तो हमारा EMF भी क्या होगा, छोटा होगा,
एज वी नो डैट, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, तो एक बात, मतलब फार्मूला तो हमारा वही है, लेकिन हम छोटा सा एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अब एक काम करते हैं, चूंकि हमको जो सॉल्व करना है तो उसमें हमको तो टोटल ओवरऑल जो रॉड होता है उसका चाहिए ना, हमको तो इतना से काम चलेगा नहीं, हमको तो पूरा चाहिए। हम कैसे निकालें? तो सबसे पहले ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी यहाँ पर होगा, इसको एक्स डायरेक्शन में या एक्स में हम लोग मान लेते हैं। और चूंकि आप पढ़े होंगे v बराबर आर इंटू ओमेगा, अगर कोई भी चीज़ पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो आर इंटू ओमेगा, तो यहाँ पर आर के जगह पर क्या चीज़ होगा, क्योंकि रेडियस जो है वो कितना है, एक्स है, तो एक्स इंटू ओमेगा रखेंगे हम लोग, यहाँ पर हो जाएगा एक्स इंटू ओमेगा बी इंटू डी एक्स, ये हमारा आएगा। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे EMF फॉर टोटल रॉड। अगर संपूर्ण रॉड की बात करें और उसमें EMF निकालेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, EMF को इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, है ना। एक्स ओमेगा बी इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा 0 से L तक, ये 0 से EMF तक, तो इसका तो EMF ये आएगा, और यहाँ से जो आएगा ओमेगा बी बाहर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बट्टा 2 हो जाएगा, 0 से लेकर के L हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि EMF का वैल्यू आएगा ओमेगा बी L स्क्वायर बट्टा 2, ये आया हमारा EMF। किसके लिए? तो अगर कोई भी रॉड अगर घूम रहा है तो उसके लिए। अगर हमको बोले कि एक डिस्क है, इसका रेडियस r है और ये भी ओमेगा कोणीय वेग से अगर घूम रहा है, तो इसके कारण EMF कितना होगा, तो इसके कारण भी यही होगा, सिर्फ L के जगह पर आप रेडियस बैठा दीजिएगा। बात समझ रहे हो ना। चक्री अगर बोल दे कि चक्री अगर घूम रहा है तो इसकी वजह से कितना आएगा, EMF जनरेट होगा, तो उसमें भी यही चीज़ फार्मूला लगा देना, खाली L के जगह पर क्या करना, रेडियस लगा देना। तो जो बातें हम बोले हैं उसमें बहुत सारा चीज़ हम लिखे नहीं है, लिखवा भी नहीं रहे हैं। आप लोग अपना जो है रोक करके जो बोल रहे हैं वो अपना रोक करके अगर जो ज़रूरत का चीज़ होगा वो अपना लिख लेना। हमारे ख्याल से ये फार्मूला जो होता है, ये फार्मूला अगर याद रखो तो हमारा काम जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं जो NCERT का क्वेश्चन है, इसको रोक करके अपना आप लोग जो है सो लिख लीजिएगा। ठीक है, मोशनल EMF का कहानी जो है हमें हर हाल में ध्यान में रखना पड़ेगा, चाहे रोटेटिंग रॉड हो, चाहे वो रॉड को लेकर के v स्पीड से दौड़ाओ, एक ही बात है। सिर्फ थोड़ा सा बदलेगा कि अगर रोटेट कर रहा है तो उसके पास जो होगा कोणीय वेग होगा ओमेगा, और अगर वो सीधा लीनियर चल रहा तो उसके पास लीनियर स्पीड होगा v। ठीक है ना। चलो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, NCERT का ही क्वेश्चन है। ठीक है, NCERT का क्वेश्चन है हमारा। पहले तो क्वेश्चन नंबर हम NCERT क्वेश्चन नंबर 6.7 इसकी बात कर लें। इसमें बोला है पूरब से पश्चिम की दिशा में विस्तृत एक 10 मीटर लंबा क्षैतिज सीधा तार है जिसका डायमेंशन दे रखा है 0.30 इंटू 10 टू दी पावर नहीं, चुंबकीय तीव्रता जो दे रखा है वो इतना दे रखा है। अब बोला है कि क्षैतिज घटक से लंबवत 5 मीटर सेंटीमीटर की चाल से ही अगर ये गिर रहा है, मान लीजिए ये हमारा रॉड है और आपको ये समझ में आ रहा है कि ये वाला पोर्शन जो है ये ईस्ट है, ये वाला पोर्शन जो होता है वो वेस्ट होता है, और ये जो है क्षैतिज है, और हमको बोल रखा है कि पृथ्वी का जो चुंबकत्व होगा वो चुंबकत्व ऊपर के डायरेक्शन में होगा। लेट अस सपोज कि इसका जो है ये हमको मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर दे रखा है 0.30 इंटू 10 टू दी पावर -4 वेबर मीटर प्रति मीटर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। इसका लंबाई जो है वो 10 मीटर दे रखा है, रॉड का लंबाई है, और ये जो गिर रहा है ये स्पीड आपको दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो क्वेश्चन हमसे बोला, NCERT का क्वेश्चन है, देख लेना आप लोग। इसमें बोला है कि सबसे पहले तो EMF कितना इंड्यूस होगा ये हमको बताओ, दूसरा में हमको बोला है कि EMF का डायरेक्शन बताओ। ठीक है, डायरेक्शन बताओ कि डायरेक्शन ऑफ EMF जो होगा वो कितना होगा।
किधर होगा ये पूछ रहा है। और चौथा में हमको बोला है कि तार का कौन सा सिरा उच्च विभव पर होगा। तार का कौन सा सिरा which part of wire have high potential। है ना, कौन सा ऐसा सिरा है जिसके पास पोटेंशियल उच्च है, ये हमको बोल रखा है। अब हमको इसको जो है सॉल्व करना है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ईएमएफ का जो डायरेक्शन होता है वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है ना। करंट जिस डायरेक्शन में चलेगा उसी डायरेक्शन में ये देगा। तो हमारा यहाँ पर जो है पूरब से पश्चिम की ओर विस्तृत एक 10 सेंटीमीटर लंबा क्षैतिज सीधा तार तीव्रता वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक से लंबवत, यानी कि अगर ये इधर गिर रहा होता है, अगर ये गिर रहा होता है तो इसके लंबवत जो होता है, लंबवत जो क्षैतिज घटक है उस पर ये आ रहा है। तो हमको बोला है कि ईएमएफ बताइए, ईएमएफ जो होगा वो कितना होगा। तो वैसे अगर हम लोग देखें इस पर, अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो फील्ड होगा वो अंदर के डायरेक्शन में अगर होगा तो इसके ऊपर ये ऐसे गिर रहा है तब ना परपेंडिकुलर होगा, ऐसे गिरेगा तब तो परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ऐसे है और परपेंडिकुलर की हम बात कर रहे हैं तो हम लोग अगर थोड़ा सा अगर इस तरह से अगर हम लोग बात करें ऐसे, है ना, ऐसे ही ना बोल रहा है। हाँ ठीक है, इसी तरह से बात हो रहा है। ऐसे अंदर की ओर फील्ड है, ये नीचे की ओर गति कर रहा है तो फोर्स इधर लगेगा, तो प्लस वाला किधर चला जाएगा इधर, तो माइनस वाला किधर जाएगा वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो बताइए सॉल्व अगर हम लोग करें यहाँ से तो ईएमएफ बराबर कितना हो जाएगा। ईएमएफ बराबर जो यहाँ से फार्मूला होता है वो तो VBL होता है डायरेक्ट। तो V का वैल्यू कितना, V का वैल्यू देख लीजिए 5 है। B का वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू आपको दे रखा है 0.30 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू लेंथ कितना है, तो लेंथ है 10, लेंथ है 10। तो यहाँ से ए जो है पहला पार्ट जो है इसका हम जवाब लिख रहे हैं। तो यहाँ से ईएमएफ बराबर जो आएगा सॉल्व करके अगर आप देखो, इसको उड़ाओ पहले, और ये वाला जो हो जाएगा ये मान लो 50 हो गया, ये हो जाएगा 30 और बट्टा में 100 इंटू 10⁻⁻⁴। ईएमएफ है तो वोल्ट में हम लोग लिखते हैं वैल्यू, ये 2 से कटेगा, ये 15 दूना 30, ठीक है ना। ईएमएफ बराबर हो जाएगा 15 × 10⁻⁻4 वोल्ट। ये आंसर लिख लो, ये हमारा क्या हो गया आंसर, या 1.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट भी लिख सकते हो इसको। अब रहा कि इसका जो है डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ जो होगा वो किधर होगा। तो ईएमएफ का जो डायरेक्शन अंदर में जो होता है वो तो हमेशा किधर होता है, प्लस से माइनस की ओर। तो प्लस इधर है तो माइनस इधर है, सॉरी उल्टा बोले, माइनस से प्लस की ओर होगा, तो वेस्ट से ईस्ट की ओर होगा, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा जो होगा डायरेक्शन जो होगा वो वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो। और एक और क्वेश्चन पूछा है ना इसमें, एक और क्वेश्चन जो पूछा वो पूछा कि हायर पोटेंशियल पर कौन होता है, तो प्लस वाला हायर पोटेंशियल पर होता है। ये बात तो पड़े ही हो, तो किधर होगा, ईस्ट में होगा। ईस्ट वाला जो डायरेक्शन होगा उधर जो होगा वो हायर पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा इसका भी अपना जो है उत्तर जो है देने का प्रयास कीजिएगा खुद से ही, है ना। एक और क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, अगर इसको भी चाहो तो अपना रोक करके नोट कर लेना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक और हम करवा दे रहे हैं। आज जो हम फार्मूला पढ़े ना उस पर 1-2 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं पहले, ताकि फिर जो है बाद में जा करके दोबारा हमें क्वेश्चन करने की आवश्यकता ना पड़े, है ना। माने जो जिस पर चल रहा है उस पर हम लोग कम से कम क्वेश्चन एक कर लें, ताकि क्या हो कि उसका जो क्वेश्चन होगा उधर अगर आपको मिले तो उसका क्वेश्चन आप लोग ईजी वे में बना सकें, है ना। चलिए, तो हमारा जो क्वेश्चन है, अभी जो क्वेश्चन हम देखेंगे यह है 6.5, है ना। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एक 6.7 हम लोग देखे, लेकिन 6.5 जो है वो रोटेशन वाला पे आधारित है। इसमें बोला है कि 1 मीटर लंबी धातु की छड़ उसके एक सिरे से जाने वाले अभिलंबवत
है ना। इस तरह का एक धातु का छड़ है, ये बोल रखा है, इसको एक सिरे से पकड़ के घुमा रहे हैं हम लोग। इसका जो लंबाई है वो 1 मीटर का दे रखा है, बोला है हमको, और इसका जो कोणीय वेग है वो दे रखा है 400 रेडियन ऐसा मात्रक में ही है प्रति सेकंड हमको बोला। छड़ का दूसरा सिरा एक धात्विक वलय से संपर्कित है और अक्ष के अनुदिश सभी जगह 0.5 टेस्ला का चुंबकीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0.5 टेस्ला है, और हमको बोल रखा है कि वलय तथा अक्ष के बीच स्थापित विद्युत वाहक बल जो होगा वो कितना होगा। चूंकि हम इसको घुमा रहे हैं तो एक वलय बन रहा है यानी कि गोला, तो हमको बोला है कि बताइए ईएमएफ जो होगा इसमें इंड्यूस जो होगा वो कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो चलिए ईएमएफ हम लोग निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो चूंकि ईएमएफ बराबर, चूंकि हम लोग जब घुमा रहे होते, रोटेट कर रहे होते, तो हमारा ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है। ईएमएफ का फार्मूला अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है, वो फार्मूला जो आया था वो आया था आपका ओमेगा बी एल का स्क्वायर बट्टा 2, ऐसा ही आया था ना। तो यहाँ से हम वैल्यू रख देते हैं। तो ईएमएफ बराबर क्या हो जाएगा, ईएमएफ बराबर जो हमारा फार्मूला आएगा वो आ जाएगा क्या चीज़, इसका फार्मूला आ जाएगा आपका ओमेगा का वैल्यू यहाँ से उठा के रख दीजिए 400, है ना, ये 400 हो गया, और बी का वैल्यू यानी ये जो आएगा ये 0.5 आ जाएगा, एल का जो वैल्यू होगा वो 1 मीटर आ जाएगा, उसका स्क्वायर कर लेना अपना, और ये बट्टा में 2। पहले तो इसको काट दो, ये कितना हो जाएगा 200, ईएमएफ बराबर 200 गुने 0.5, इसको हटाओ 10 नीचे आएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 100 वोल्ट हो गया आंसर। ठीक है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का जो क्लास होगा इसमें जितना भी न्यूमेरिकल्स वगैरह होगा उसको भी आप लोग हल करेंगे और इसके पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं, अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग अब बात करेंगे। आज का जो क्लास था बड़ा महत्वपूर्ण था, इसमें ज़रूर आप सारा चीज़ को एक बार 2 बार रिवाइज कीजिएगा, अपने नोट्स को ढंग से उसको प्रिपेयर कीजिएगा ताकि रिवीजन में भी आपको ये काम दे। ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज इसका दूसरा क्लास था, हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चल रहा है उसका दूसरा क्लास था, यहाँ तक आप लोग पहले कवर कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम फिर वापस मिलेंगे।